नमस्कार। चाइना की इकोनॉमी जो फॉल्टर कर रही है उसके रेपरकशंस हमें दिखने शुरू हो गए। ये बोला जा रहा था कि चाइना की इकोनॉमी बहुत बेटर है, रोबस्ट चल रही है और जल्दी अ, ऊपर ले जाएगी, जल्दी ऐसे रिजल्ट्स दिखेंगे कि चाइना वापस ट्रैक पे होगा। ऐसा हुआ नहीं। चाइना नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने रिलीज की जुलाई की स्टैटिस्टिक्स। रिटेल सेल्स जो कंज्यूमर स्पेंडिंग है सिर्फ 2%, 2%, 2.7% एग्जैक्टली 2% बढ़ी, 2.7% बढ़ी इस साल। कोई बहुत अच्छी स्टैटिस्टिक्स नहीं है और वो भी एक ऐसी इकोनॉमी में जो पहले से ही डूबी हुई है। साथ में इंडस्ट्रियल आउटपुट 5.1% बढ़ी। अब आप बोलेंगे रिटेल सेल्स और इंडस्ट्रियल आउटपुट इसमें डिफरेंस क्यों है? क्योंकि चाइना एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी भी है तो बाकी एक्सपोर्ट में जाता है। व्हाट अबाउट द रियल एस्टेट? रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर था जो जिसने चाइनीज इकोनॉमी को वो दिन दिखाए थे, वो बुलंदियां दिखाई थी जो बुलंदियां शायद चाइना ने पहले कभी नहीं देखी थी। 10% का डिक्लाइन जुलाई में। ये पूरी सिचुएशन क्या है और चाइना से बाहर इन्वेस्टमेंट्स भी जा रही हैं। इसे बात करने के लिए हमारे साथ सुमित जैन साहब को आप अच्छी तरह से जानते हैं और जैन साहब अब तो एक हाउस होल्ड नेम है इंडिया में। जैन साहब बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। जैन साहब, पहली चीज, ये जो फिगर्स आए हैं बहुत ही खराब फिगर्स नहीं। चाइना की इकोनॉमी वापस नहीं आती दिख रही और चाइना से इन्वेस्टमेंट बाहर भी जा रहे हैं, उस पर भी क्या बोलेंगे? रोज भाई, पहले बात मैं आपको ये बता दूं कि जो नंबर्स आपके पास सामने आए हैं ये नंबर सही हैं। इंडस्ट्रियल आउटपुट कम हुआ है यहाँ पर। और आउटपुट कम होने का रीजन क्या है कि पूरे दुनिया में मंदी है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है, सेल्फ रिलायंट कंट्री नहीं है। दे वर डिपेंडेंट ऑन एक्सपोर्ट्स, स्पेशली टू यूरोप एंड अमेरिका। यूरोप पूरा रिसेशन में है और अमेरिका तो डिप्रेशन में है। डिप्रेशन होना ही था जब आपका जो प्रेसिडेंट हो जो ये भूल जाए कि उसकी वाइफ कौन है, वो कमाला हैरिस है कि जिल है, तो उसका डिप्रेशन में जाना तो तय ही था। तो अमेरिका डिप्रेशन में होने के कारण चाइना की वाट लगी है और यहां पर इनको ऑर्डर्स नहीं आ रहे। पहली बात तो ये हो गई। जब फैक्ट्रियों में ऑर्डर नहीं है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, लेबर को पैसे नहीं जा रहे, तो आगे मार्केट में पैसा नहीं आ रहा है तो रियल एस्टेट में पैसा लगाएगा कौन, मकान खरीदेगा कौन? इसलिए रियल एस्टेट के अंदर भी जो सेल्स हैं वो लगभग जीरो हैं। मैं जीरो क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यहां पर 17 से लेकर 20 कंपनियां ऐसी थी जो हर साल 100 बिलियन युआन से ज्यादा के मकान बेचते थे रियल एस्टेट में। अभी वो नंबर 17 या 20 से सिर्फ दो कंपनियां रह गई हैं जो 100 बिलियन से ज्यादा की सेल्स करती हैं, बाकी सब जीरो के ऊपर आ गए हैं। यानी कि सेल्स भी नहीं हो रही क्योंकि पैसा घूम ही नहीं रहा। तो इंडस्ट्रियल आउटपुट कम है, पैसा मार्केट में नहीं है, इसलिए रिटेल सेल्स जो है वो भी कम हो गई हैं। लोगों ने कंज्यूम करना बंद कर दिया। ये कुछ ऐसा ही हाल है जैसे भारत में। अगर आप याद होगा जब कोविड हुआ था, कोविड के टाइम पर भी हमारा रिटेल कंजम्पशन कम हो गए थे। मैं अगर आपसे भी पूछूं, जो लोग सुन रहे हैं उनसे भी, कि जब कोविड का टाइम था हमने ना तो नए कपड़े खरीदे, ना हमने कोई ऑनलाइन शॉपिंग करी, कुछ भी नहीं किया। जितना बेयर मिनिमम था उसी में जीना सीख लिया था। चाइना का भी वही एक सर्कल चल रहा है आज की डेट में। ये तो हो गया ओवरऑल आउटलुक ऑफ द कंट्री कि एक चीज जो इनको ऑर्डर्स बाहर से नहीं आ रहे उसके कारण इनकी वाट लगी पड़ी है, जिसके कारण पूरा सर्कल ही रुक गया। क्योंकि ये इनका जो 70-80% है वो एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट थी पूरी कंट्री। भारत उल्टा है, हम 80% तो खुद ही कंज्यूम कर लेते हैं और 20% जो है वो हमारा एक्सपोर्ट्स में जाता है। इसलिए हमें फर्क नहीं पड़ता अगर कहीं एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर्स कम भी होते हैं तो ये बड़ा एक रिमार्केबल डिफरेंस है भारत और चाइना के बीच में। अब दूसरी बात आपने मुझे पूछी कि भाई जो ये इन्वेस्टमेंट्स हैं वो चाइना से बाहर जा रही हैं। 5 या 6 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा के तो पैसे हैं पिछले कुछ सालों में चाइना से बाहर निकल गए। तो चाइना का तो भट्टा बैठ बैठ जाना चाहिए था। 6 ट्रिलियन का मतलब है ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स टू भारत जीडीपी। भारत की जीडीपी 4 ट्रिलियन की है और 6 ट्रिलियन यहां से पैसे बाहर निकल गए। तो चाइना को फर्क क्यों नहीं पड़ा? उसका एक बड़ा ही खूबसूरत रीजन है। मैं आपको दोनों समझाता हूं कि क्या चक्कर है। पहली बात यह हुई कि 2018 में जब ट्रंप ने सैंक्शंस लगाए चाइना के ऊपर, तो चाइना की बैकबोन टूटनी शुरू हो गई और तब इनकी स्टॉक मार्केट चरम सीमा के ऊपर थी। तो जो जैसे हिडनबर्ग जैसे लोग चाइना में भी आए, शॉर्ट सेलिंग करी, पैसे बनाए और बाहर निकल गए। तो चाइना ने उसके बाद देख लिया कि ये लोग दूसरे कंट्रीज में जाकर पैसे कमाते हैं। ये जो भी ये कबाल है जिसको डीप स्टेट बोला जाता है कई बार, जिसमें अमेरिकन जो कंपनीज हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो बढ़ चढ़कर ये काम करते हैं।
तो चाइना ने क्या किया, चाइना अपने स्टॉक मार्केट को थोड़ा सा ऊपर लेके गया, इनके पैसे अपने कंट्री में लगवाए और उसके बाद अपनी ही स्टॉक मार्केट को नीचे गिर दिया। अब वो पैसे फंसे हुए हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, वो बाहर लेकर नहीं जा सकते थे। चाइना ने अपने कंपनीज को भी और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को भी, मैं खुद इन्वेस्टर हूं चाइनीज स्टॉक मार्केट में, मेरी वाइफ भी इन्वेस्टर है, हम दोनों फाइनेंस के, हम लोग एक तरह से वी नो व्हाट इज हैपनिंग। चाइना ने एक ही बात बोली, आपको अपने पैसे बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, इसे पार्क रहने दीजिए, ये फॉरेनर्स लॉस में अपने शेयर्स को बेचकर जाएंगे, फिर आप खरीदना और फिर हम स्टॉक मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। यानी कि ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनका लॉस की वेट कर रहे हैं, और जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं वो यहां से पैसे निकाल निकाल कर लॉस में बेचकर वो बाहर लेकर जा रहे हैं। तो ये $6 ट्रिलियन जो है, ये वही है जिन्होंने $1 लगाया था, आज 10-20 पैसे में अपने शेयर्स को बेचकर बाहर जा रहे हैं लॉस में। यानी कि अगर 6 ट्रिलियन है तो ये पैसा बहुत ज्यादा था, अभी बहुत कम गया है, बाकी तो चाइना में रह गया। दूसरी बात, चाइना ने अपनी कंपनीज को बोलना शुरू कर दिया कि यूके और अमेरिका हमेशा ही पूरे वर्ल्ड में अपनी कंपनीज को स्प्रेड करते हैं। अगर आप देखेंगे भारत में हिंदुस्तान लीवर है, आईटीसी है, ये सारी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, मैकडोनल्ड्स है, पिज्जा हट्स है, आप कोई भी ब्रांड ले लीजिए, ये सारे के सारे फॉरेन कंपनीज हैं। हिंदुस्तान लीवर भी हिंदुस्तान की कंपनी नहीं है, यूके की है। आईटीसी जिसको हम इंडियन टोबैको कंपनी बोलते हैं, वो भी ब्रिटिश कंपनी है। तो ये हमारी जो जिंदगी है उसका मेजर पार्ट ये सामान बेच बेच कर हमें बेचते हैं, और ये पैसे कमाकर अपने देश से बाहर ले जाते हैं, अपने अपने कंट्रीज में ये ले जाते हैं प्रॉफिट्स को। अब चाइना ने अपनी कंपनीज को बोला है, आप चाइना में इन्वेस्ट मत कीजिए, आप ये पैसे को पूरे दुनिया में कंपनियां लगाकर वहां पर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कीजिए, वहां से कमाकर आप चाइना को वापस भेजिए। अब अगर आप देखेंगे आज की डेट में वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सऊदी अरेबिया, यूरोप, अमेरिका, ये ऐसी कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग इंडिया जहां पर चाइना ने अपनी कंपनीज की इन्वेस्टमेंट्स करवाई हुई हैं, वहां पर पैसे कमाते हैं और वापस चाइना में उसे रिपैट्रिएट किया जाता है, वैसे ही जैसे अमेरिका और यूके वाले इतने साल यही काम करते रहे। पहला चाइना ने क्या किया पिछले कुछ सालों में, पहले तो इन्होंने जो 20-25 साल पहले सिर्फ चमचे और बाल्टियां ही बनाई लोगों के लिए, खिलौने बनाए। उसके बाद अब ये आ गए टेक्नोलॉजी में, और टेक्नोलॉजी में भी ये मात देते जा रहे हैं पूरी दुनिया की कंट्रीज को। अगर आप फोन्स की बात करेंगे, आईफोन आज प्रिमिटिव फोन लगता है चाइनीज फोन्स के सामने। सैमसंग की ये हालत है, मेरे पास खुद के पास सैमसंग है, मैं खुद तंग हूं उस फोन को लेकर। क्यों? टेक्नोलॉजी में कोई भी इनकी अपग्रेडेशन नहीं है। अगर ये अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हैं तो कभी स्पीकर बंद हो जाता है, कभी सुनना बंद हो जाता है, कभी चार्जिंग की प्रॉब्लम है। तो जो चाइनीज फोन्स है, मैं कोई पैरवी नहीं कर रहा हूँ चाइनीज मोबाइल्स की, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये अपनी टेक्नोलॉजी को कितना आगे ले गए हैं। अब दुनिया ने इनको फॉलो करना शुरू कर दिया और ये फैक्ट्रियां पूरे दुनिया में जाकर लगा रहे हैं, क्योंकि अगर मेड इन चाइना के ऊपर कोई सेंटीमेंट्स अगर खराब भी थे, जब वो उसके ऊपर मेड इन इंडिया लिखा होगा, मेड इन थाईलैंड, मेड इन सऊदी अरेबिया लिखा होगा, तो चीजों के ऊपर उतना क्वेश्चन मार्क नहीं आता है। इसलिए ये इन्वेस्टमेंट्स चाइना से बाहर जा रही हैं। जितनी इन्वेस्टमेंट बाहर जा रही है उससे ज्यादा की ये मार्केट के ऊपर अपनी पकड़ बनाते जा रहे हैं, लोगों को अपने ऊपर डिपेंडेंट करते जा रहे हैं। वहां से इन्वेस्टमेंट्स की अब रिटर्न्स आनी शुरू हो गई हैं, एंड दे आर प्लेइंग द सेम गेम व्हाट अमेरिका एंड यूरोप हैड प्लेड लॉन्ग टाइम बैक। राइट। एक चीज जो मेरे पास जो डिटेल्स हैं उस हिसाब से चाइना की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 5.2% पे है, 5.1% था पिछले महीने। अच्छा, पिछले 6 वीक्स 5 क्वार्टर्स से, पिछले 5 क्वार्टर्स से सबसे खराब ग्रोथ रेट अब है। 5 क्वार्टर्स में ये ग्रोथ रेट ऊपर जाने की जगह नीचे गिरी है। पिछले 5 क्वार्टर्स में एक भी क्वार्टर ने ग्रोथ रेट अच्छी नहीं दिखाई है। बड़े बड़ी कंपनीज ने अपने रिजल्ट्स खराब दिखाए हैं। तो ये जो आप बोल रहे हैं कि बहुत अच्छे मोबाइल बना रहे हैं, अगर मैं गोल्डमैन सैक्स की बात करूं तो गोल्डमैन सैक्स ने लिखा, चाइना's जुलाई एक्टिविटी डेटा पॉइंटेड टू वीक स्टार्ट इन Q3, और साथ में बोला इट मे टेक टाइम फॉर द पॉलिसी इफेक्ट टू किक इन। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 4.7% पे बोला गया। एक्सपेक्टेशंस यहाँ भी मिस हुए। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया वो ये था कि नए हाउसेस, नए घरों की कीमत 4.2% गिरी और पुराने सेकंड हैंड घरों की कीमत 8.8% गिरी। प्रॉपर्टी की कीमत गिरने लगे, इसका मतलब इकोनॉमी की हालत जो है जिसे बोलते हैं बयां से बाहर खराब है। मैं आपको ये 4-5 क्वेश्चंस हैं, मैं सबको एक एक करके आपको आंसर दूंगा। पहली बात आपने बोली कि रियल एस्टेट,
उसी को ले लेते हैं। रियल एस्टेट की वैल्यू 8% नीचे नहीं गिरी है, 30% गिर गई है। मैं खुद यहाँ पर जो नए घर बन रहे हैं, कोई लेने को तैयार नहीं है। 2 महीने हो गए, एक भी मकान बिका नहीं है। मैं खुद डील्स को ढूंढ रहा हूं। जो 3 करोड़ का घर है आज 2 करोड़ में मिल रहा है। मैं उसे 1.5 करोड़ की ऑफर करके आया हूं। जिस दिन मुझे वो हाँ कर देगा, फोन उनके बार बार आ रहे हैं कि थोड़ा सा रीजनेबल प्राइस आप मुझे दे दीजिए। मुझे मालूम है इनकी हालत खराब है, ये मुझे 1.5 करोड़ में भी मकान देंगे। यानी कि 50% से कम या 50% के आसपास, 50-60% की प्राइस पे मकान मिल रहे हैं। वो 5-6% नीचे नहीं आया है, उससे भी ज्यादा नीचे आ चुका है। ये एक्चुअल रियलिटी है मार्केट की। पहली बात तो ये। दूसरा, जो आउटपुट है, इंडस्ट्रियल आउटपुट, मैंने पहले बोला चाइना में आउटपुट कम है, लेकिन दुनिया में इन्होंने अपनी आउटपुट इंक्रीज करनी शुरू कर दी है, क्योंकि कंपनीज को चाइना से बाहर भेजकर वहां पर प्रोडक्शन करनी शुरू कर दी, बिकॉज ऑफ एंटी चाइना एक सेंटीमेंट है पूरे दुनिया में, जिसके कारण ये सारा काम हो रहा है। तीसरा, रोहित भाई मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं। एक कंट्री की इकोनॉमी को ऊपर लेके जाने के लिए बड़ा ही सिंपल सिस्टम होता है कि अगर आपको लगे कि भाई कंट्री की इकोनॉमी नीचे जा रही है, आप अपनी स्पेंडिंग को इंक्रीज करना शुरू कर देते हैं, जिसको हम गवर्नमेंट स्पेंडिंग बोलते हैं। गवर्नमेंट्स क्या करती हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर के काम शुरू कर देंगी, पुल बनाने शुरू कर देंगी, रेलवेज को इंट्रोड्यूस कर देंगी, कोई नए एयरपोर्ट बनने शुरू हो जाएंगे, नई सिटी बन जाएगी। उससे एक इन्वेस्टमेंट का माहौल शुरू होता है, कंट्री के अंदर पैसा घूमना शुरू होता है और कंट्रीज आगे निकल जाती हैं। चाइना ऐसा काम क्यों नहीं कर रहा? अगर उसे लगता है कि भाई मेरे यहाँ पर किसी भी चीज की कोई ग्रोथ ही नहीं है, बड़ा इजी है, गवर्नमेंट पैसा लगाए। और ऐसा भी नहीं है कि गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है। 3 ट्रिलियन से ज्यादा तो इनके पास फॉरेन रिजर्व्स पड़े हैं। दे कैन स्पेंड एज मच मनी एज दे वांट। और 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का मतलब है कि ऑलमोस्ट 21 ट्रिलियन चाइनीज युआन। इट्स अ वेरी वेरी ह्यूज नंबर। आपको सिर्फ 1 ट्रिलियन युआन का खर्चा करना है, आपके 3-4 साल बड़े आराम से निकल जाएंगे। तो चाइना ऐसा काम क्यों नहीं कर रहा? उसका रीजन है अमेरिका में इलेक्शंस। जैसे ही यहां पर ट्रंप, अगर तो 6 नवंबर को ट्रंप आ गया, तो ये सारे अपने जो फॉरेन रिजर्व्स के जो जिसको बोलते हैं कि फ्लड गेट्स हैं, उसे खोल देंगे और अपनी कंट्री को आगे लेके जाने के लिए अगले 4 साल की तैयारी करके बैठे हैं। दूसरा, अगर कमाला हैरिस या कोई और यूएस की प्रेसिडेंट बनी, तो उसके बाद इनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो करप्ट लोग हैं और वो हमेशा ही चाइना के पालतू रहे हैं। और चाइना को फिर जैसे पिछले 4 साल निकाल दिए हंसते खेलते, वैसे ही अगले 4 साल भी चाइना निकाल देगा। तो ये वेट कर रहे हैं कि 6 नवंबर को अमेरिका में किसका रिजल्ट आएगा, उसके हिसाब से ये पॉलिसीज को बनाएंगे। मैं क्यों बोल रहा हूं? अभी 2 हफ्ते पहले ही इनकी एक थर्ड प्लानिंग मीटिंग हुई थी चाइनीज पूरी गवर्नमेंट की, जहां पर यही फैसला लिया गया कि वी नो द इकोनॉमी इज डाउन, आप अपने आप को सिर्फ 6 महीने और सस्टेन कर लीजिए। उसके बाद एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी निकाली जाएगी एंड देन वी विल टेक द कंट्री फॉरवर्ड। दैट मीन्स यूएस के इलेक्शंस इतना ज्यादा इफेक्ट करते हैं चाइना को। यूके में जो ऋषि सुनक थे, उन्होंने चाइना के साथ थोड़ा सा एक रुख रखा हुआ था जो कि नेगेटिव था। यूके की मार्केट पूरी तरह से बंद थी। अभी वहां पर स्टामर आए हैं, उन्होंने आते ही चाइना के साथ दोबारा से ट्रेड करना शुरू कर दिया। आपको लगता है कि आज मोदी जी हैं, मोदी जी ने भी पूरा टाइट किया हुआ है चाइना को एज फार एज ट्रेड इज कंसर्न। अगर गलती से भी राहुल गांधी अगर कहीं प्रधानमंत्री बन गया हमारे देश का, तो हमारे भी यहां पर वही हाल होगा जो 2008 में जो बेशर्मी से एक एग्रीमेंट साइन कर लिया था, हमारी पूरे इंडस्ट्री का भट्टा बैठा दिया था, वही काम दोबारा से भारत में होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो गवर्नमेंट्स होती हैं, उनके आने और जाने से बहुत फर्क पड़ता है एक बड़ी इकोनॉमीज को। और चाइना अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट था, अभी भी है, और आगे जाकर अगर तो ट्रंप आया तो इनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने के लिए वो ऑलरेडी तैयारी करके बैठा हुआ है। और चाइना ने भी पूरी तैयारी करी हुई है उसको फेस करने के लिए। अब देखते हैं उसके बाद क्या होगा। इसीलिए इन्होंने अपनी जो स्पेंडिंग है उसे कुछ हद तक रोका हुआ है। एक और रीजन भी है, जो इंडस्ट्रियल आउटपुट आज कम हो रहा है, उसका रीजन एक और है कि चाइना ने पूरी इकोनॉमी को रीसेट करने का एक प्लान बना लिया। रीसेट का मतलब क्या है? रीसेट का मतलब है कि जो पहले था कि वी आर फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, अब इन्होंने बोलना शुरू कर दिया वी डोंट वांट टू बी फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया बनना चाहता है, बनने दीजिए, हमने चमचे बाल्टी बनाई है, हिंदुस्तान तो वैसे ही चमचे प्रोड्यूस करने में नंबर 1 है, आप ही बनाइए। तो उन्होंने भारत को बोल दिया आप फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बनना चाहते हैं, अब बनिए, हम सिर्फ टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करेंगे,
वैसे ही जैसे अमेरिका हमेशा टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता रहा, इनोवेशंस करता रहा, R&D करता रहा, अब हम भी उसी राह पर चलने वाले हैं। अगर अगर आप आज की डेट में देखेंगे, चाइना ने अमेरिका को फॉलो करना शुरू कर दिया इन द फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज। इलेक्ट्रिक व्हीकल सबसे पहले अमेरिका ने निकाले, चाइना ने उन्हें बीट कर दिया है। आज टेस्ला की गाड़ियां चाइनीज ब्रांड्स के सामने फीकी लगती हैं, प्राइस आधी से भी कम है। अगर आप मोबाइल देखेंगे, उन्होंने बीट कर दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो अमेरिका ने लीड लिया था, आज चाइना उन्हें बीट करता जा रहा है। तो कल जो इलॉन मस्क है, उसकी और ट्रंप की एक इंटरव्यू हुई थी ट्विटर के ऊपर। वहां पर भी ट्रंप ने बोला कि अब हमारा मुकाबला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अमेरिकन कंपनीज के साथ नहीं रहा, अब वो चाइना के साथ हो गया है। दैट मीन्स ही ऑल्सो अंडरस्टैंड्स कि आगे जाकर चाइना हमें टेक ओवर करता जा रहा है, अब हमें किस लेवल पर फाइट करनी पड़ेगी। तो चाइना के जो जो एक फोकस है, वो फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड से खत्म होकर नाउ दे आर गोइंग इनटू हाई एंड इंडस्ट्रीज, और यही वर्ल्ड को लीड करने वाली इंडस्ट्रीज होती हैं। और चाइना चाहता है कि पूरे वर्ल्ड को वो लीड करे, सिर्फ उसी तरह से जैसे अमेरिका ने पिछले 100 साल लीड किया है। चाइना ने बोलना शुरू कर दिया, दिस इज अवर मूवमेंट। जैसे मोदी जी बोलते हैं ये भारत का मूवमेंट है, चाइना भी बोल रहा है दिस इज चाइनाज मूवमेंट, मूवमेंट टू लीड द वर्ल्ड। तो हम बात करते हैं, भारत में बात करते हैं कि दिस इज इंडियाज मूवमेंट टू बिकम अ डेवलप्ड कंट्री। चाइना की सोच ही कुछ और है। तो ये एक बड़े ही डिफरेंट लेवल पर सोच रहे हैं, बड़े डिफरेंट लेवल पर ये काम कर रहे हैं। रोबोटिक्स के अंदर इनकी कितनी पकड़ है, कहां तक ये पहुंच गए हैं, इसका अंदाजा आप यहीं से लगा सकते हैं कि रेस्टोरेंट्स के अंदर आपको हर जगह पर रोबोट दिखता है। आपको जो सर्व करने आता है टेबल के ऊपर, वो भी रोबोट आता है। किचन के अंदर जो कुक है, वो भी रोबोट है। आपको कहीं भी सफाई वाली जो बसेस होती हैं, जो सड़कें साफ करती हैं, उसमें ड्राइवर नहीं दिखता, वो ड्राइवरलेस है। बसेस यहाँ पर ड्राइवरलेस हैं, जो टैक्सीज हैं वो ड्राइवरलेस है। 24 घंटे टैक्सियां चलती हैं, एक भी ड्राइवर उसमें नहीं होता है। आप बस बुक करते हैं, ओला, जैसे ओला है या उबर है इंडिया में, आप वहां पे बुक कीजिए, टैक्सी आपके घर आएगी, आपको पिक करके आपको ड्रॉप करके आ जाएगी, ड्राइवर नहीं होता उसमें। ये ऑटोमाइजेशन में इतनी आगे निकल गए हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है, और ये दुनिया को लीड करने वाले हैं। और ये जो चीजें हैं, ये अभी अमेरिका में भी पॉसिबल नहीं हुई है, जो चाइना ने करके दिखा दिया। और कहां पर शुरू किया है? जो ड्राइवरलेस टैक्सी है, वो शुरू करी वुहान से, वही जहां से वायरस भी शुरू हुआ था। और आपकी खुशखबरी के लिए एक और बात बता दूं, खुशखबरी तो नहीं है, एक नया वायरस ऑलरेडी शुरू हो चुका है अमेरिका में और यूरोप में। उसके स्ट्रेन्स मिल गए हैं, वो कोविड से भी ज्यादा खतरनाक है। यानी कि लड़ाई सिर्फ अब टेक्नोलॉजी की नहीं रही, अब ये डोमिनेंस की है। और चाइना इस रेस में पीछे रहने वाला नहीं है, इन्होंने पूरी अपनी कमर कसी हुई है। चलिए, मैंने परसों एक वीडियो बनाया था कि कितने लोग होमलेस हैं चाइना में, और बाकायदा वीडियोस के साथ जो मेरे पास स्पेशली कहीं से आए थे, वो वीडियोस दिखाए थे। मेट्रो के बाहर लोग सड़क पे सोते हुए। अगर इन लोगों को, जो ड्राइवरलेस टैक्सियां बता रहे हैं, अगर इन लोगों को ड्राइवर की नौकरी भी मिल गई होती, तो ये बाहर सड़क पे नहीं सो रहे होते। ऐसा रोहित भी भाई, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मैं खुद, एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारा, एक ग्रुप है जो एक्सपेक्ट्स हैं, हम सब फॉरेनर्स ने मिलकर यहाँ पर एक होमलेस का एक ग्रुप बनाया हुआ है, जहां पर हम जो होमलेस लोग हैं उन्हें खाना प्रोवाइड करते हैं। रात को जाकर हम लोग रात को 7 बजे शुरू करते हैं, रात के 12 बजे तक जो भी सड़कों पे लोग सो रहे होते हैं उनको हम खाना देकर आते हैं। अब बिलीव कीजिए, मेरी जो सिटी है यहाँ पर 2.5 करोड़ लोग रहते हैं। जिस सिटी में मैं रहता हूँ वहां पर 250 से भी कम होमलेस है पूरे सिटी के अंदर। और ये वो लोग हैं जो, ऐसा नहीं है कि ये होमलेस हैं तो जॉबलेस भी हैं। ये वो है, को सड़कें साफ कर रहा है, किसी को उसकी बीवी ने लात मार के घर से बाहर निकाल दिया, कोई अपनी मर्जी से घर छोड़ के बाहर आ गया दुखी होकर। तो ये ऐसे ऐसे लोग हैं, और हम लोग उनसे जाके बात भी करते हैं, उनसे ये सारा कुछ किया जाता है। यहाँ पर होमलेस की प्रॉब्लम उतनी नहीं है जितनी अमेरिका यूरोप की है। मैं खुद यहाँ पर पूरे चाइना में एक्सटेंसिवली ट्रेवल करता हूँ। देर इज नॉट मैनी होमलेस पीपल। यस, होमलेस आपको पूरे दुनिया में मिलेंगे, लेकिन चाइना में शायद दुनिया के सबसे कम होमलेस आपको, नंबर्स के बीच में बता रहा हूं मैं, आपको दिखाई देते हैं। जो ये वीडियोस बनाने वाले लोग हैं, मैं ये बनाने के लिए बड़ा अच्छा लगता है कि यस, जो मार्केट्स हैं, मार्केट जब रात को बंद हो जाती हैं, वहां पर होमलेस आकर सो रहे हैं। आई ऑल्सो गो देयर, मैं देखता हूँ इनको। लेकिन जब वीडियो बनाते हैं, ऐसा लगता है जैसे पूरा चाइना जो है वो होमलेस ही है।
ये होमलेस का मतलब ये नहीं है जैसे मंदिरों के बाहर लोग सो रहे होते हैं, सारा दिन भीख मांग कर वो अपनी जिंदगी व्यतीत करते हैं। चाइना में आपको भिखारी कभी भी कहीं दिखेगा नहीं जो भीख मांग रहा होगा पाकिस्तान की तरह कटोरा लेकर, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बाबा, वाला काम चाइना में नहीं होता है। और दूसरा, ये सारे लोग वो हैं जो कोई सफाई का काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहे हैं। यहाँ पे लोग काम करना पसंद करते हैं। हाँ, उनके पास घर नहीं है तो सड़कों पे वहां पे रात को सो जाते हैं। बट नंबर्स मैंने बता दिए, 2.5 करोड़ की सिटी में वो एक दो स्ट्रीट्स हैं जहां पर आपको होमलेस दिखते हैं। जो मार्केट रात को 7-8 बजे बंद हो जाती है, उसके बाद ये लोग आकर वहां पर सोने का काम करते हैं और सुबह उठकर अपने काम पर फिर लग जाते हैं। तो ये विद नंबर्स बता रहा हूँ, बिकॉज मैं खुद होमलेस जो सोसाइटी है, हमारा ग्रुप है, उसका पार्ट मैं मेंबर भी हूँ उसका। हम लोग हर एक हफ्ते हर रोज जाकर वहां पर ड्यूटीज बंधी हुई है हमारी कि कब कौन कौन से दिन जाकर हमने वो खाना बांटना है। हम ब्रेकफास्ट भी देके आते हैं इनको, इनके सुबह उठने से पहले। सुबह 4:30 बजे निकलते हैं अपने घर से, 6 बजे तक इनको ब्रेकफास्ट देते हैं और रात को खाना भी देते हैं। जस्ट 250 नंबर। मुझे लगता नहीं है कि 2.5 करोड़ लोगों के बीच में 250 नंबर कोई बहुत बड़ा नंबर है। वेल, ये फिगर्स तो बहुत क्लैरिटी से नहीं है। अगर ओपन एक बार फॉरेन मीडिया भेज दिया जाए तो ज़्यादा बेटर नहीं होगा? देखिए, क्या होता है कि जैसे मैं भी हूं, अगर सपोजिंग मैं आपको ये नंबर्स दे रहा हूं, मेरी कोई मजबूरी नहीं है चाइना की बढ़ाइयां करनी या इसे डाउन करना। जो फैक्ट है मैं फैक्ट ही बताऊंगा। नहीं नहीं, मैं ढाई खुद करोड़ के सिटी में मैं 2.5 करोड़ के सिटी में आप सारे पूरे शहर को देख के नहीं बता सकते ना। जैसे मैं भी दिल्ली मैं में हूँ, तो पूरा मैंने पूरे दिल्ली में तो नहीं देखा। मैं हमारे पास 70-80 वॉलंटियर्स हैं जो हम लोग पूरे सिटी का छानबीन करके आते हैं। स्ट्रीट बाय स्ट्रीट हमने छाना है, कौन से पुल के नीचे सो रहा है, कौन सी स्ट्रीट पे सो रहा है। हमारे पास नंबर्स हैं, उनके जो नाम है बार बार लिखे हुए हैं। दे ऑल्सो टेल अस कि यार वहां पर भी एक होमलेस है, अब वहां पर जाकर भी उनको खाना दे सकते हैं। सो दे आर ऑल इंटर रिलेटेड ऑल्सो। हमारी पूरी सिटी को हमने छान कर ये सारे नंबर्स लिखाए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ एक छोटे से पार्ट को देखकर मैं आपको बता रहा हूं कि ये नंबर्स हैं। हमारा पूरा सिटी को हमने स्कैन किया हुआ है और यहाँ पर होमलेस की प्रॉब्लम नहीं है। आप कोई भी सिटी ले लीजिए, आप शंघाई चले जाइए, आप बेजिंग चले जाइए, जो बड़ी बड़ी सिटीज हैं। मैं छोटी सिटीज का नाम नहीं ले सकता हूँ कि मैंने वहां पर जाकर होमलेस का सिस्टम नहीं देखा है। जो बड़े सिटीज होते हैं वहीं पर जनरली आपको होमलेस की जो प्रॉब्लम है वो भी ज्यादा दिखती है। लेकिन यहाँ पर बड़े सिटीज में, जो भी बड़े सिटीज बोल रहे हैं, शेंजन है, गोंगजाओ है, शंघाई है, बेजिंग है, आपको होमलेस की इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं दिखती है। यू कैन काउंट द नंबर। जैसे यहाँ पर हमारा ग्रुप है होमलेस का, ऐसे ही बाकी सिटीज के अंदर भी है। हम एक दूसरे के साथ टच में भी रहते हैं बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ फंड्स टू बी रिक्वायर्ड। हम लोग खुद कंट्रीब्यूट करते हैं उन चीजों के अंदर, तो वी नो कौन सी सिटी में कितने होमलेस है विद नेम्स हमारे पास लिखे हुए हैं। तो मैं कभी भी हवा में बात नहीं करता हूं। आपको मालूम है कि नाम बेशक मेरा सेम हो, लेकिन फेंकों की लिस्ट में मेरा नाम नहीं आता। एक वीडियो मेरे पास है। ये तो चाइना की ट्रेन है। चाइना की ट्रेन फिर से दिखा देता हूँ मैं आपको। ये लोग सो रहे हैं उसमें, और किस तरीके से सो रहे हैं आपको दिख रहा होगा। इंडिया की ट्रेन बदनाम है और बोला जाता है कि चाइना की ट्रेन बड़ी जैसे बोलते हैं मॉडर्न एडवांस, और ऐसा कुछ नहीं होता। ये सामने तो दिख ही रहा है मुझे, ठीक है ना। तो रोहित भाई, दो तरह की ट्रेन है यहाँ पर। एक तो बोलते हैं हम लोग स्लीपर ट्रेन, जो लंबे टूर पे जाती हैं। तो वो जो ट्रेन हैं उसके अंदर वैसे ही हाल है जैसे हमारे यहाँ पर ऑर्डिनरी ट्रेन का हाल होता है। दे गो स्लो ऑल्सो। बट दूसरा है सुपर फास्ट ट्रेन, जो कि आप बेजिंग से हांगकांग, जो 2-3 हज़ार किलोमीटर का डिस्टेंस है, वो आप 8 घंटे में पूरा कर लेते हैं। फ्लाइट 4 घंटे लेती है, ट्रेन 8 घंटे लेती है। नाउ दोनों में फर्क क्या है? जो सुपर फास्ट ट्रेन है उसकी प्राइस ज्यादा है। जो ये स्लो ट्रेन है इसकी प्राइस कम होती है। ये वर्कर जो लोग होते हैं जो अपने गांव जाना चाहते हैं, ये या जो स्टूडेंट्स हैं, ये जो ट्रेन हैं ये जनरली वही लोग लेते हैं। जो दूसरी ट्रेन हैं, जो सुपर फास्ट ट्रेन बोलते हैं, उसके अंदर आपको वही हाई क्लास है या समबडी हु कैन अफोर्ड इट, आपको वो वाले लोग आपको दिखाई देंगे। तो दोनों तरह की ट्रेन हैं। आपने ये वाली दिखा दी है। जिस दिन आप सुपर फास्ट वाले ट्रेन दिखाएंगे, उसके बाद फिर कहीं ना कहीं अमेरिकन को भी शर्म आती है कि यार चाइना नहीं यहाँ तक नहीं, पहुंच गया। सुपर फास्ट में 10 बार देख चुका हूँ। मैं ये दिखाना चाह रहा था कि ये ट्रेन भी हैं, ऐसी भरी हुई ट्रेन भी हैं। ऑफ मेरे पास कोर्स एक और वीडियो है। भी, एक और वीडियो भी है, एक और वीडियो भी है। ये वीडियो जो है, ये देखिए, ये एक जंगल का एरिया दिख रहा है और लोग तिरपाल लगा के सोते हुए दिख रहे हैं इसमें। अगर ये है, ये कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है। ये लोग तिरपाल लगा के सो रहे हैं सब के सब। और इसमें आप अगर जैसे देखेंगे तो लेफ्ट पे भी इन्होंने तिरपाल लगा रखी है।
ये वो लोग हैं जो काउंट ही नहीं होते बड़े शहर में, लेकिन ये लोग रह रहे हैं यहाँ पे। नो पिकनिक, नथिंग डूइंग, ये वर्क। रोहित भाई, ऐसे टेंट लगाकर मैं खुद जाता हूँ। हम लोग जाते हैं, वीकेंड्स के ऊपर भी जाते हैं, छुट्टियों पे भी जाते हैं, और ऐसे टेंट्स वाले एरिया आपको पूरे चाइना में दिखेंगे। पार्क्स के आसपास दिखेंगे, जंगलों में भी दिखेंगे। मैं आपको ऐसी अपनी फोटोज खुद की ऐसे टेंट लगाकर मैं दिखा सकता हूँ। यस, दिस इज द शॉप। मैं पहले बोला आपको, शॉप्स जब बंद हो जाती है रात को, उसके बाद आपको ये एक पर्टिकुलर स्ट्रीट्स होती हैं जहां पर ये होमलेस अलाउड होते हैं, जहां पर ये सो सकते हैं। हम लोग खुद इनके पास जाकर हम खाना दे के आते हैं, लेकिन ये सिर्फ रात को आते हैं जब शॉप्स बंद हो जाती हैं। उसके बाद ये चले जाते हैं। दे आर नंबर्ड। ये कौन सी सिटी की है, ये मेरी मेरी सिटी की लगती नहीं है, बिकॉज गोंगजो में जहाँ पे हम लोग खाना देने जाते हैं, ये वहां का सीन नहीं है। राइट। मैं एक और दिखाता हूँ आपको वीडियो। इनमें हम्म। से एक वीडियो है, ये है। ये कौन सा सिटी के मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये देखिए कितने सारे लोग सो रहे हैं बाहर, स्टेशन के बाहर सो रहे हैं। ये ऐसे ही ये सारी चीजें, खैर एनीवे से इकोनॉमी में बात कर रहे थे हम लोग, Anyways, होमलेस पे आ गए। हाँ, तो ये सारी सिचुएशन होते हुए, ठीक है, चाइना जो कर रहा है डेवलपमेंट है, ठीक है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन ऐसी सूरत, क्योंकि इंडिया में तो मीडिया हर चीज दिखाता है ना, इंडिया में मीडिया दिखाता है होमलेस है, सड़क पे सो रहे नहीं, यहाँ पर भी हैं। रोहित भाई, यहाँ पर भी जो है, अगर होमलेस की प्रॉब्लम है तो यहाँ पर दिखाई जाती है। साथ में वो आपको प्रमोट भी करते हैं कि भाई ये होमलेस लोग हैं, इन्हें सपोर्ट की जरूरत है, आप प्लीज आइए बाहर। जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यहाँ पर भी वॉलंटियर्स निकाले जाते हैं जो यहाँ पर आकर होमलेस का ध्यान देते हैं। उनको ये बोलते हैं कि जाकर उनसे बात कीजिए, उन्हें काउंसलिंग की जरूरत है, अगर जाके बात करेंगे हो सकता है उनका हौसला बढ़ जाए। तो ये सारे काम भी होते हैं, हम लोग भी ये काम जाकर करके आते हैं। हम जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, हम लोग सभी इकट्ठे मिलकर ये सारे काम करते हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको फोटोज एंड वीडियोस भेज सकता हूँ, बट उसकी जरूरत नहीं है। बट ये सारे काम जो है पूरी सोसाइटी मिलकर, क्योंकि जो सोशलिज्म का सिस्टम होता है कि नो बडी शुड बी लेफ्ट बिहाइंड, यहाँ पर एवरीबडी हैज टू टेक केयर ऑफ एवरीबडी, ताकि कोई भी पीछे ना रह जाए। एंड एवरीबडी इज इक्वल। ह्यूमन वैल्यू के ऊपर ध्यान दिया जाता है। ह्यूमन की बात कर रहा हूँ, जानवरों की बात नहीं कर रहा हूँ। वहां पे तो उनकी बकरी वाली दाढ़ी और टोपी जो होती है वो डालने की परमिशन भी होती है। जो इंसान है, इंसानों का यहाँ पर पूरा ध्यान रखा जाता है। बाकियों का नस्ल ही खत्म कर दी जाती है। या ठीक है, चलिए बढ़िया। मैं फाइनल क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि फॉक्सकॉन के चीफ, जिनका नाम है यंग लियो, ये 2 बार विजिट कर चुके हैं और अभी एक तो हाल में विजिट किया। क्या चाइनीज जो इन्वेस्टमेंट चाइना पहुंचा था वो चाइना से इंडिया आना शुरू हो चुका है? देखिए, पहली बात यह है कि जो फॉक्सकॉन है ये तो ताइवान की कंपनी है, वो वाले इंडिपेंडेंट है। दे कैन कम टू इंडिया, दे कैन इन्वेस्ट हेयर ऑल्सो। चाइना खुद अपनी कंपनीज को प्रमोट कर रहा है कि आप भारत में इन्वेस्ट कीजिए, चाइना में इन्वेस्ट मत कीजिए, और वहां पर प्रोडक्शन करके आप पैसे कमाइए, क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट है। अमेरिका और यूरोप अब हमारी मार्केट्स आगे की नहीं रही हैं। आपको भारत जाकर ही इन्वेस्ट करना चाहिए। वो तड़प रहे हैं भारत में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और मोदी जी ने, जयशंकर ने, दोनों ने बड़ा ही क्लियर शब्दों में बोल दिया, पहले तो बॉर्डर से पीछे हटो, उसके बाद इन्वेस्टमेंट लेके आना। यहाँ पर मार्केट को टेक ओवर करने की तुम कोशिश कर रहे हो, वो बाद में करेंगे, पहले बॉर्डर से पीछे हटिए। पीछे हट, साडा हक रखे रख, वो वाला हाल है। मोदी जी की जो जुबान है उसके ऊपर ये आ रहा है। तो ये अब चाइना के ऊपर है कि कब वो बॉर्डर से पीछे हटते हैं, और पीछे हटने के बाद फिर वो ट्रेड की बात करेंगे। तो मोदी जी एट द सेम लेवल बात कर सकते हैं चाइना के साथ, तब तक तो ट्रेड की बात हो ही नहीं सकती है। फॉक्सकॉन यहां पर आ रहा है क्योंकि मोदी जी ने एक ही पॉलिसी बनाई है कि सेमीकंडक्टर सारे के सारे भारत में बनने चाहिए। चाइना ऑलरेडी इस रेस में अमेरिका को पीछे छोड़ता जा रहा है। अब मैं बोल रहा हूँ पीछे छोड़ता जा रहा है, उसका रीजन है, कई लोग बोलेंगे, "ओ देखो जी, चाइना की तारीफ करती।" तारीफ इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये मैं यहाँ बैठा हूं, मेरी कोई मजबूरी पहले बोला नहीं है, और मुझे जो कंट्री है वो पूरा सम्मान देती है, क्योंकि जिस तरह के काम हम लोग कंपनीज में जाके करते हैं, कंपनीज को रेज करवाते हैं। वी आर कॉल्ड एसेट फॉर द कंट्री। यहाँ पर अमेरिका ने बोला कि भी कोई भी अपनी टेक्नोलॉजी सेमीकंडक्टर की चाइना में एक्सपोर्ट नहीं करेगा। इन्होंने बोला नहीं तो नासी। पहले तो इन्होंने जिसको बोलते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उन्हें यहाँ पर R&D सेंटर्स बनवाए उनके। जैसे इंटेल है, उसका R&D सेंटर दुनिया का सबसे बड़ा चाइना में बनवाया। फिर वहां से सीखा कि टेक्नोलॉजी कैसे बनानी है। आज इन्होंने जो बड़ी कंपनीज हैं उनको भी पीछे छोड़ दिया है सेमीकंडक्टर के अंदर। आप बिलीव कीजिए, ये जो आईफोन का जो मालिक है, जो CEO था, उसे लास्ट 2 हफ्ते पहले चाइना में आना पड़ा
बिकॉज चाइनीज जो सेमीकंडक्टर्स हैं, उनके जो मोबाइल्स में लगाए जा रहे हैं लेटेस्ट वाले, उन्होंने आईफोन को भी बीट कर दिया। ही हैड टू कम एंड सी हाउ इज दिस पॉसिबल। हम 30 सालों में यहाँ तक पहुंचे हैं, ये 3 महीनों में या 3 सालों में यहाँ तक पहुंच गए, तो आगे जाके मेरे साथ क्या करेंगे। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं चाइना ने अपने आप को इतना अपग्रेड कर लिया है, इतना R&D में पैसा लगा रहे हैं, जो पहले ये सिर्फ कॉपी में पैसा लगाते थे, अब इन्होंने बोलना शुरू कर दिया, नाउ वी आर गोइंग टू लीड द वर्ल्ड, दे हैव टू फॉलो अस। तो फॉक्सकॉन हमारे पास आ जरूर रहा है, पहले भी आया है, पहले भी बातें करके गया है, 2 साल पहले भी भगड़े डाले गए कि भाई यहाँ पर फैक्ट्री लगाई जाएगी। 2 सालों में काम कुछ भी हुआ नहीं, अभी भी मीटिंग्स करके जा रहा है। दे ऑल वांट समथिंग ह्यूज फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट। क्या इंडियन गवर्नमेंट इसे पैसा देगी? वो सब्सिडीज दे सकती हैं जो फॉक्सकॉन मांग रहा है हमारे से। और ये इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनको लगाने के लिए 2-2 साल लग जाते हैं, 2 सालों में तो पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी ही चेंज हो जाती है। तो आई डोंट नो फॉक्सकॉन कब आएगा, कब फैक्ट्री लगाएगा, कब प्रोडक्शन शुरू करेगा, कब हम सेमीकंडक्टर में दुनिया को लीड करना शुरू करेंगे। जब तक हम दूसरे लोगों के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, ये ऐसा ही हाल होगा, स्लो एंड स्टडी। जब हम खुद लीड लेंगे इसके ऊपर, जैसे चाइना ने ली है, तभी हम दुनिया को बीट कर सकते हैं, वरना विल ऑलवेज बी इन अ कैचअप मोड। उससे कंट्रीज आगे नहीं निकलती हैं। नहीं, सिचुएशन थोड़ी मुख्तलिफ है। टाटा ने भी 5,000 करोड़ लगाए हैं वहाँ पे अहमदाबाद में, और दूसरी कंपनीज भी आ रही हैं, कम से कम 50,000 करोड़ लग रहा है सेमीकंडक्टर में। और टेक्नोलॉजी के लिए हम ताइवान से ही नहीं, अमेरिका से भी कोलैबोरेशन में हैं। तो सिर्फ फॉक्सकॉन पे अगर इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन हो, इंडियन इकोनॉमी के सेमीकंडक्टर सेक्टर पे ऐसा नहीं है। That's what they are much more. Thanks a lot Sumit Jain साहब for joining. बहुत अच्छा डिस्कशन रहा। हम लोग जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे, बिकॉज अभी बहुत कुछ आगे आना बाकी है, बहुत सारी डिटेल्स। और क्या होगा ईरान का और इजराइल का, इस पर भी बात करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।